पीलीभीत के घने जंगलों की सीमा जहां धीरे धीरे सभ्यता का आखिरी निशान भी गायब हो जाता है, वहीं से एक टूटी फूटी कच्ची सड़क जंगल के भीतर मुड़ती हुई उस पुराने सरकारी अस्पताल तक पहुंचती है। बरसों पुरानी वह इमारत दूर से किसी छोड़े हुए किले जैसी दिखती है। सीलन से काली पड़ चुकी दीवारें, जगह जगह झड़ता हुआ प्लास्टर और जंग खाई हुई खिड़कियां, जो अंधेरे में किसी विशाल मृत जीव की खाली आंखों जैसी लगती थी। स्थानीय लोग उस अस्पताल का असली नाम शायद ही जानते हों। उनके लिए वह सिर्फ एक सफेद कब्र था। कहा जाता है कि कई दशकों पहले यह इमारत एक ऐसे इलाके में बनाई गई थी जहां जंगल के बीच पुराने दाह संस्कार और दफनाने की जगह हुआ करती थी। आसपास के जंगलों में, गांवों में आज भी लोग हर रात ढलने के बाद उस सड़क से गुजरने से बचते थे। कुछ का दावा था कि उन्होंने अस्पताल की ऊपरी खिड़कियों में ऐसे लोगों को खड़े हुए देखा है जो कभी वहां भर्ती हुए भी नहीं थे। कुछ लोगों का कहना है कि रात के सन्नाटे में जंगल की तरफ से आती हुई परछाइयां अस्पताल के भीतर चली जाती हैं और कभी वापस नहीं लौटती। उसी भयावह इमारत की तीसरी मंजिल पर वार्ड नंबर 402 के बाहर 19 साल का आर्यन खड़ा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे थकान के गहरे निशान थे। पिछले कुछ दिनों से वह अपनी दादी के साथ अस्पताल में था। फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कमरे के कोने में रखे हुए बिस्तर पर वे लगभग निढाल सी पड़ी हुई थी। ऑक्सीजन मास्क के भीतर से निकलती हुई उनकी भारी सांसें और बीच बीच में उठती हुई खाली खांसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। रात के ठीक 10 बज रहे थे। अस्पताल का अधिकांश हिस्सा लगभग वीरान हो चुका था। गलियारों में फैली पीली रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी। कहीं दूर कोई ढीला पंखा चरमराहट के साथ घूम रहा था। लिफ्ट कई दिनों से बंद थी। उसकी जंग लगी धातु की जालियां अंधेरे में किसी बंद पिंजरे जैसी दिखती थी। पूरे अस्पताल में स्टाफ के नाम पर केवल एक बूढ़ा सुरक्षा गार्ड था, जो नीचे मुख्य द्वार के पास रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर झपकियां ले रहा था। उसकी मेज पर रखा रेडियो बीच बीच में खरखराहट की आवाज करता, फिर अचानक चुप हो जाता। ड्यूटी पर मौजूद एकमात्र नर्स भी काफी देर से दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ मरीजों के परिजन कह रहे थे कि वे दवाइयां नीचे से लेने गई है, लेकिन किसी ने उसे लौटते हुए नहीं देखा था। बाहर मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। मूसलाधार बारिश अस्पताल की खिड़कियों पर लगातार प्रहार कर रही थी। पानी की मोटी धार कांच पर बह रही थी, जिससे बाहर का दृश्य धुंधला और विकृत दिखाई दे रहा था। खिड़की के उस पार पीलीभीत टाइगर रिजर्व के ऊंचे साल और शीशम के पेड़ हवा के साथ बुरी तरह झूल रहे थे। उनकी शाखाएं आपस में टकराती तो एक ऐसी आवाज पैदा होती जैसे अंधेरे में सैकड़ों लोग एक साथ धीमी आवाज में बातें कर रहे हों। हर झोंके के साथ जंगल से एक अजीब सी गंध आती थी। गीली मिट्टी, सड़ी पत्तियां और किसी पुराने भूले बिसरे स्थान की गंध। कभी कभी बिजली चमकती और एक पल के साथ पूरा जंगल सफेद रोशनी में नहा उठता। लेकिन उन कुछ सेकंडों में भी आर्यन को ऐसा महसूस होता कि जैसे पेड़ों के बीच कोई खड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जो हिल नहीं रहा था, बस अस्पताल की तरफ लगातार देखे जा रहा था। फिर अंधेरा वापस लौट आता। वार्ड नंबर 402 के भीतर की घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
और उस सुनसान मंजिल पर वह साधारण सी आवाज भी अस्वाभाविक रूप से तेज लग रही थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। उसके भीतर अचानक एक अनजाना सा डर जाग उठा था। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा जंगल, पूरी बारिश और पूरा अंधेरा किसी चीज का इंतजार कर रहा था। किसी एक ऐसी चीज का जो अभी तक जागी नहीं थी। अस्पताल की लंबी संकरी गलियां की लाइटें बीमार पीली रोशनी बिखेर रही थी। हर कुछ सेकंड बाद वे चट चट की आवाज के साथ टिमटिमाती मानो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हो। जब भी रोशनी कुछ पल के लिए बुझती, पूरा गलियारा अंधेरे में डूब जाता और दीवारों पर लटके हुए मेडिकल पोस्टरों की परछाइयाँ किसी विकृत चेहरे की तरह दिखाई देने लगती। हवा में दवाइयों, बासी नमी और किसी अनजानी बदबू की मिली जुली गंध तैर रही थी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था। बाहर का दृश्य किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अस्पताल के पीछे फैला घना जंगल काली दीवार की तरह खड़ा था, जिसकी गहराइयों में चांदनी तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हवा चलती तो पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती जैसे सैकड़ों काले हाथ अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह अस्पताल उसी जमीन पर बना हुआ है जहां दशकों पहले एक पुराना शमशान हुआ करता था। रात के समय यहाँ कई लोगों ने सफ़ेद आकृतियाँ भटकते हुए देखने का दावा भी किया था। कमरे के भीतर दादी की सांसें भारी और अनियमित थी। ऑक्सीजन सिलेंडर से निकलने वाली हिस हिस की आवाज़ कमरे के सन्नाटे को भी और भी भयावह बना रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक असामान्य रूप से तेज सुनाई दे रही थी, जैसे समय खुद इस रात को गिन रहा हो। तभी गलियारे से अचानक किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। नंगे पैरों की आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि आर्यन को दिल एक पल के लिए रुक गया। ऐसा लगा जैसे कोई पूरी ताकत से भागता हुआ उसके कमरे के सामने से गुजरा हो। उसने झटके से दरवाजा खोला। गलियारा पूरी तरह खाली था। सिर्फ दूर एक ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी। उस टिमटिमाती रोशनी के नीचे गलियारे के आखिर में एक पुराना रखा हुआ स्ट्रेचर धीरे धीरे हिल रहा था। उसके पहियों से निकलती चरमराहट पूरे गलियारे में गूंज उठी। आर्यन की नजरें वहीं जमी रह गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि स्ट्रेचर के नीचे अंधेरे में कुछ तो है। कुछ तो ऐसा है जो इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। रोशनी फिर झपकी और एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे कोई झुकी हुई आकृति बैठी हुई है। रोशनी वापस आई। वहां कुछ नहीं था। आर्यन का गला पूरी तरह सूख चुका था। शायद हवा होगी। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी क्षण उसके कानों के बिल्कुल पास किसी की बहुत धीमी और ठंडी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। पीछे मत देखना। उसके पूरे शरीर में सिरन सी दौड़ गई, क्योंकि वह आवाज गलियारे से नहीं बल्कि उसके पीछे कमरे के अंदर से आ रही थी। रात के ठीक 12 बजे अस्पताल की आखिरी टिमटिमाती हुई लाइट भी बुझ गई। एक पल में पूरा वार्ड घने दम घोंटू अंधेरे में डूब गया। ऐसा अंधेरा जिसमें अपनी हथेली तक देखना भी नामुमकिन था। कुछ सेकंड तक केवल मशीनों के बंद होने की आवाज़ें सुनाई देती रही। फिर चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा छा गया मानो अस्पताल में कोई जीवित ना हो। कमरों के बीचों बीच दादी के कराने की आवाज़ और एक छोटी सी इमरजेंसी लाइट अपने आप जल उठी। उसकी नीली ठंडी रोशनी कमरे में एक अजीब सी परछाइयाँ बना रही थी। दीवारों पर पड़ती हुई परछाइयाँ हर पल
अपना आकार बदल रही थी, जैसे वह स्थिर ना होकर धीरे धीरे सांस ले रही हो। उस रोशनी में दादी का चेहरा अस्वाभाविक रूप से पीला दिखाई दे रहा था। उनकी बंद आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ गए थे और उनकी त्वचा इतनी फीकी लग रही थी कि जैसे दूर से देखने पर किसी जीवित इंसान से ज़्यादा एक पुराने शव जैसा प्रतीत हो रहा था। आर्य ने निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। शुरुआत में वह हल्की थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह पूरे वार्ड में भर गई। सड़ी हुई पत्तियां, भीगी मिट्टी, पुरानी लकड़ी के ताबूत और लंबे समय से बंद पड़े किसी तहखाने जैसी गंध। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की गहराइयों का कोई हिस्सा अस्पताल के भीतर घुस आया हो। आर्यन ने तुरंत अपनी नाक ढक ली। अचानक उसकी नज़र वार्ड के दूसरे खाली कमरों पर गई। उन कमरों में सारे के सारे बेड्स खाली पड़े हुए थे। अचानक वहां बिछी सफ़ेद चादरें धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। पहले वह एक बिस्तर, फिर दूसरा और फिर तीसरा, मानो कोई अदृश्य भार उन पर बैठ रहा हो। गद्दे बीच से दब रहे थे। तकिया धीरे धीरे नीचे धंस रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा था। आर्यन की सांसों से हल्की भापें निकलने लगी थी। सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी, एक लोरी। आवाज इतनी मधुर थी कि पहली बार सुनने पर वह सुकून देने वाली लगती थी, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो शरीर में डर की लहर दौड़ा रहा था। वह आवाज किसी बूढ़ी औरत की प्रतीत हो रही थी, धीमी, टूटी हुई और एक अजीब सी उदासी वाली आवाज। लोरी के शब्द स्पष्ट नहीं थे, लेकिन हर सुर में एक अनजाना दर्द और भय छिपा था। आर्यन ने धीरे धीरे सिर उठाया और आवाज खिड़की की दिशा से आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह तीसरी मंजिल थी। खिड़की के बाहर कोई बैल्कनी नहीं थी, कोई छज्जा नहीं था, कोई पाइप नहीं था जिस पर कोई खड़ा हो सके। फिर भी लोरी बिल्कुल खिड़की के ठीक बाहर से सुनाई दे रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। पानी की धारें कांच पर लगातार बह रही थी। आर्यन कांपते हुए कमरों से खिड़की के पास पहुंचा और तभी उसने देखा कि कांच के दूसरी ओर एक हाथ था। वह धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर सरक रहा था। उस हाथ की उंगलियां कांच पर रगड़ खा रही थी। हाथ बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था। त्वचा सामान्य रूप से सफ़ेद और झुर्रीदार थी, जैसे वह कई दिनों तक पानी में डूबी रही हो। उंगलियां इतनी लंबी थी कि वह लगभग मकड़ी के पैरों जैसी प्रतीत हो रही थी। उनके सिर पे काले टेढ़े मेढ़े नाखून थे जो कांच पर लकीरें खींच रहे थे। आर्यन का खून जम गया। फिर उसने महसूस किया कि वह हाथ सिर्फ कांच पर नहीं रेंग रहा था, बल्कि जैसे भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अचानक पूरे अस्पताल में एक खामोशी छा गई, इतना खामोश कि आर्यन अपनी धड़कनें तक सुन सकता था। फिर कांच के दूसरी ओर से एक धीमी सी आवाज आई, मानो कोई उंगलियों से खिड़की तक दस्तक दे रहा हो। आर्यन वहीं के वहीं जड़ हो गया और उसे तभी एहसास हुआ जो हाथ अभी बाहर था, वो हाथ जला हुआ था। अचानक उसकी दादी की आंखें खुल गई। उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। उन्होंने आर्यन का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून आर्यन की खाल में धंस गए। वह आ गया आर्यन, वह आ गया, वह मुझे वापस बुला रहा है आर्यन। दादी की आवाज़ एकदम बदली हुई थी। वह किसी बूढ़ी औरत की नहीं, बल्कि एक भारी घुर्राती हुई आवाज़ थी। अस्पताल के गलियारे से अब
जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरा जंगल उठकर अस्पताल के भीतर आ गया हो। आर्यन ने देखा कि कमरे के फर्श पर धीरे धीरे पानी भरने लगा था, लेकिन वह बारिश का पानी नहीं था, वह कीचड़ जैसा काला गाढ़ा तरल था। उसने वार्ड का दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा था। अंधेरे गलियारे में दो लाल आंखें साफ चमक रही थी। वह कोई जानवर नहीं था, ना ही इंसान। वह पीलीभीत के जंगलों का वह प्राचीन साया था जिसे वन रक्षक कहा जाता था, जो अपनी जमीन पर बनी इस इमारत से नाराज था। आर्यन ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंस गई। वह साया अब धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रहा था। उसके चलने से गीली मिट्टी की चप चप की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह साया जैसे जैसे रोशनी के करीब आया, आर्यन की चीख निकल गई। उस आकृति का आधा चेहरा बाघ जैसा था और बाकी हिस्सा एक सड़ी हुई लाश जैसा। तभी अस्पताल के अलार्म बजने लगे। पूरी इमारत कांपने लगी और दादी के बिस्तर के नीचे से कई हाथ निकलने लगे जो उसे जकड़ना चाहते थे। आर्यन ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे एक जोर के झटके के साथ दीवार पर पटक दिया। उसने देखा कि वह साया दादी के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था और अपनी लंबी जीभ से उनके माथे को चाट रहा था। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि आर्यन की सांसें धुआं बनकर निकलने लगी। पूरी रात ऐसे ही इंसिडेंट से भरी हुई थी। न जाने क्या क्या उस रात में आर्यन ने महसूस किया। और अचानक जब सुबह 6 बजे नर्स वार्ड में दाखिल हुई तो उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। आर्यन फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। दादी अपने बिस्तर पर शांति से लेटी थी, लेकिन वे अब इस दुनिया में नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मौत हार्ट फेलियर से हुई है, लेकिन जब आर्यन होश में आया तो उसने जो देखा वह किसी को नहीं बताया। दादी के पैरों पर ताज़ी गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे और उनके बिस्तर के नीचे बाघ के पंजों के निशान भी थे। आज भी पीलीभीत के उस सरकारी अस्पताल में कोई रात बिताता है तो उसे तीसरी मंजिल पर एक लड़के के रोने और एक भारी जानवर के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि शायद वह जंगल आज भी अपनी दी हुई जानों का हिसाब मांगता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जुड़े रहें।